प्यारे बच्चों, हमने वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 पाठ 15 नीलकंठ भाग 1 पढ़ लिया। उसमें हमने देखा कि लेखिका जब बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान में जाती है तब बड़ी मियाँ उन्हें याद दिलाता है कि आपने पिछली बार मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। चिड़ीमार अपने पास 2 मोर के बच्चों को पकड़कर ले आया है। उसमें एक मोर और एक मोरनी है। मोर के बच्चों को देखकर लेखिका उन्हें खरीदती है और कार में रख देती है। पक्षी शावकों को कार में रखते ही वे एकदम से छटपटाने लगते हैं। वे खुश नजर आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो बच्चों, यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। अब हम पाठ 15 नीलकंठ भाग 2 पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो चलिए। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अभी शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है दुर्बलता यानी कमजोरी। सुर्खाब का मतलब है सुंदर पंखों वाला एक खूबसूरत पक्षी। अभी लेखिका जब पक्षी शावकों को अपने घर ले जाती है तब घर पहुंचने पर सभी कहने लगते हैं, ये तो तीतर है। अभी तीतर एक क्या है? पक्षी है। देखो यहाँ पर पहला ऊपर का जो चित्र दिखाया गया है वह तीतर पक्षी का ही है और मोर कहकर आपको धोखा दिया है, ऐसे घर वालों का कहना हो गया। और इसके पहले कई बार लेखिका ने धोखा खाया था और उसी के कारण वह उनकी बातें सुनकर चिढ़ गई और उसे अपनी दुर्बलता का मतलब क्या है? कमजोरी लगी। वह नाखुश होकर कहने लगी कि मोर के क्या सुर्खाब के पर लगे हैं। अभी सुर्खाब मतलब क्या है? तो सुंदर पंखों वाला एक खूबसूरत पक्षी। तो देखो नीचे जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र में उस पक्षी के पंख बहुत सुंदर है, वह खूबसूरत दिख रहा है और आखिर में उसका कहना है यह है तो पक्षी ही, ऐसे उसका कहना हुआ। तो घर वालों के चिढ़ाने के कारण उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका के मन में प्यार भरा व्यवहार और कुछ विशेषता दिखाई दी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर गुप्तवास यानी छिपकर रहना। आविर्भूत उसका मतलब है उत्पन्न या प्रकट। आश्वस्त यानी कि संतुष्ट। लेखिका ने आने के बाद पहले उस पिंजरे को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रख दिया। फिर
पिंजरे का दरवाजा खोलकर 2 कटोरियाँ ली और एक कटोरी में उसने सत्तू की छोटी छोटी गोलियां रखी और एक कटोरी में पानी रखा। अभी सत्तू यानी क्या? तो सत्तू यानी मक्का, चने, जौ आदि को पीसकर बनाया जाता है और उसकी गोलियां बनाकर उसने कटोरी में रख दी। फिर वे पक्षी के बच्चे चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी वे मेज के नीचे तो कभी वे अलमारी के पीछे घुस जाते। लुका छुपी खेलते खेलते वे दोनों थक गए। अभी उन्होंने रद्दी कागजों की टोकरी का अपने लिए एक नया बसेरा, अभी बसेरा का अर्थ है आश्रय, उन्होंने देख लिया। 2-4 दिन वे इस गुप्तवास का मतलब क्या है? छिप कर। वे किसी दिन में वे क्या करते? छिप कर रहे और रात में रद्दी की टोकरियों में प्रकट होते। फिर आश्वस्त यानी संतुष्ट होकर कभी वे मेज पर चढ़ते तो कभी कुर्सी या कभी कंधे पर आविर्भूत होते यानी प्रकट हो जाते। यानी उनके अंदर का जो डर था वो क्या हो चुका था? समाप्त हो गया था। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारिक के लिए असह्य ही कही जाएगी। शब्दार्थ देखो। नवागंतुक इसका मतलब है नया आया हुआ। आक्रमण यानी हमला। चेष्टा कोशिश। अभिमानिनी घमंडी। असह्य का मतलब है सहन न कर पाना। पक्षी शावकों को लेखिका ने जब अपने घर में रखा तब उसे दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी, क्योंकि उनके घर में चित्रा नाम की एक बिल्ली थी। वह नवागंतुकों, अभी नवागंतुकों का मतलब क्या है? तो नया कोई आया है तो वह क्या करती? उसका पता बिल्ली लगा सकती थी और वह उन्हें ढूंढ निकालती। फिर क्या होता इसका अनुमान लगाना, यानी अनुमान यानी क्या? तो अंदाजा करना कठिन नहीं। वैसे तो वह चूहों पर हमला नहीं करती थी, परंतु यहाँ वे दोनों अनजान थे। लेकिन लेखिका को डर था कि पालतू बिल्ली चित्रा चेष्टा का मतलब है कोशिश करके उन पक्षी शावकों को अपना शिकार न बना ले, इसलिए वह दरवाजे बंद कर देती थी। तो ये दोनों शावक लेखिका के मेज को सिंहासन बना लेते। यह स्थिति अभिमानिनी यानी कि घमंडी जो बिल्ली थी, मार्जारी थी, उसे असह्य हो जाता। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। शब्दार्थ निवास यानी रहने का स्थान, कायाकल्प यानी रूप बदलना। तो जब लेखिका के घर का कायाकल्प यानी घर का रूप क्या हो गया था? 2 शावकों के कारण घर का रूप बदलने लगा, तो घर का हाल चिड़ियाखाने जैसे होने लगा। तब लेखिका ने उन दोनों चिड़ियों को जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो सारे पशु पक्षियों के रहने का स्थान था।
दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। शब्दार्थ है कुतूहल यानी जिज्ञासा, नववधु नई दुल्हन, परीक्षण यानी कि परखना। यहाँ दोनों नए पक्षियों का स्वागत बाकी पशु पक्षियों ने वैसे ही कुतूहल से यानी जिज्ञासा के साथ किया जैसे किसी नववधु यानी नई दुल्हन का होता है। मोर के बच्चे वहां पहुंचते ही एकदम से हलचल मच गई। अभी लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और गुटरगू की आवाज करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों की तरह क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उन्हें देखकर उनकी जांच कर रहा था। तोता एक आंख बंद करके उनको परख रहा था। परखना यानी परीक्षण कर रहा था। वह सारे जीव जंतुओं की हलचल और खुशी देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। इतना हल्ला गुल्ला चिड़ियाघर में मच गया था। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाप धूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्विली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। शब्दार्थ कलगी यानी कुछ पक्षियों के सिर पर बने परों का गुच्छा। सघन यानी घनी, बंकिम टेढ़ी, पैनी यानी नुकीली या तीक्ष्ण, नीलाप यानी नीली आभा लिए हुए, ग्रीवा यानी गर्दन, भंगिमा यानी हाव भाव, उद्दीप्त का मतलब है चमकने लगा, गरिमा यानी गौरव, रंजित रंगीन, सुकुमारता यानी कि नाजुकता, आंका चित्रित। यहाँ पर मोर की सुंदरता का वर्णन किया है। मोर के बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे उनका कायाकल्प, अभी कायाकल्प यानी क्या, तो उनका रूप बदलता गया जैसे इल्ली से तितली का बनता है। फिर मोर के सिर की कलगी, अभी कलगी का मतलब क्या है, तो पक्षियों के सिर पर जो परों का गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, कलगी। तो यहाँ पर देखो
मोर का चित्र दिखाया गया है और उसके सिर पर जो गुच्छा है उसे ही क्या कहते हैं? कलगी कहते हैं। तो ये जो कलगी है वो सघन थी, सघन यानी घनी थी, ऊंची तथा चमकीली हो गई थी। चोंच बंकिम, अभी बंकिम यानी टेढ़ी और पैनी हो गई थी। पैनी का मतलब है नुकीली, तीक्ष्ण थी उसकी चोंच। गोल आंखें इंद्रमणि नीली चमक की तरह चमकने लगी। लंबी हरी और नीली ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब है गर्दन, उसकी गर्दन कैसी थी? नीली थी। हाँ, तो उसके गर्दन के हाव भाव से धूप चाय की तरंगे उठती गिरती प्रतीत हो रही थी। दोनों पंखों में सफेद आलेखन, आलेखन का मतलब है चित्रकारी, स्पष्ट दिख रही थी। लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। अभी उद्दीप्त हो उठे यानी क्या? चमकने लगे। मोर के रूप के साथ उसके हाव भाव भी मनमोहक थे। गर्दन ऊंची करके देखना, गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, शब्द सुनना, ये सभी क्रियाओं में सुकुमारता थी, नाजुकता थी। उसकी जो गति थी उसका चित्र चित्रित नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने नीलकंठ पाठ में देखा कि पक्षी शावकों का स्वागत सारे जीव जंतु किस तरह से करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होने लगते हैं तो उनका कायाकल्प धीरे धीरे कैसे बदलने लगता है, ये हमने आज पढ़ लिया। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।